नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 जो बीपीएससी ट्राई 3.0 का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। ये आप लोगों को कंप्लीट वीडियो देखना है, फुल वीडियो देखिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी मैं क्वेश्चंस यहां पर दिखा रहा हूं और बाद में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को बताने वाला हूं। ये क्वेश्चंस जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही आप लोगों को बहुत सारा फैक्ट्स मैं बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, तभी कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ये जो 68वीं बीपीएससी हुआ था दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है दोस्तों, उसका संभावना है आने का बिहार शिक्षक भर्ती वाला में। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। महालवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है दोस्तों, देखिए एक टर्म आया है महालवाड़ी बंदोबस्त। इन सब के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि ये क्या होता था दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए महालवाड़ी जो बंदोबस्त था, इसको लागू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, ये हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक है, इन सब के बारे में बताऊंगा, आप लोग वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सॉरी ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया। अच्छा, ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनाया हुआ है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में, इधर पीओके पाक है और इधर में अपना इंडिया है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण किया वही पूछना चाहता है। तो कौन किया था? तो सीरियल रेडक्लिफ ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरियल रेडक्लिफ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो देखिए ये गांव के सरपंच होते थे दोस्तों, ये गांव के सरपंच होते थे, मुकदम या चौधरी कहलाते थे। तो मैं आज आप लोगों को कंप्लीट दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा समझाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में क्या क्या होता था वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? जो विरोधी पार्टी था उसका सही उल्लेख नहीं है, इसमें से कौन है वो बताना है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो आप लोगों को डेट भी याद रखना चाहिए, ये हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये बात सही है। लेकिन पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में। देखिए 1526, 1556, ये 26 और 56 मतलब लास्ट में 6 है सभी युद्धों का। ये टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में हुआ था क्या? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये मराठा के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में नहीं हुआ था। ठीक है, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये गलत है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये हल्दी घाटी वाला जो युद्ध है वो 1576 में हुआ था। ये भी देखिए इसके लास्ट में भी 1576 हो जाएगा, इसके लास्ट में भी 6 है। ठीक है, ये तीनों युद्ध का क्रम इसी तरह, ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ये सही है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा सही नहीं है, यहाँ देखिए नहीं वाला को चुनना है। तो यहाँ नहीं वाला तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और हेमू के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, हेमू क्या था दोस्तों? ये अंतिम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य जो था उस टाइम में बहुत बड़ा पदवी था दोस्तों, मतलब बहुत बड़ा पुरस्कार था, विक्रमादित्य सबको नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये जो हेमू था वो अंतिम विक्रमादित्य, ये कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए हम लोग, मैंने जो बताया आप लोगों को कि मैं सारा डिटेल बताने वाला हूं, तो यहाँ से चलिए आप लोग सारा चीज़ समझ जाइए। ठीक है, देखिए महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बताया था, तो ये महालवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त ये क्या था दोस्तों? तो ये अंग्रेज लोग जब भारत का दीवानी व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ लग
गई। दीवानी व्यवस्था आप लोग समझ रहे हैं कि जब वो लोग युद्ध जीत करके, जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, उसके बाद जब ये युद्ध जीत गए तो यहाँ पर वो कर वसूलना स्टार्ट कर दिए। जो किसानों से कर वसूलते थे, उद्योगपतियों से कर वसूल करते थे, जो टैक्स का पैसा वसूली ये लोग करने का काम करने लगे दोस्तों। तो इन लोगों के दिमाग में बहुत सारा दिमाग आने लगा कि किस तरह से मतलब ज़्यादा यहाँ से धन उगाही किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम लोग टैक्स किस तरह से वसूले। तो उसी के क्रम में इन लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, तो अलग अलग तरह का नियम लगाया था दोस्तों। उसी को हम लोग बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है। किस तरह से ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाए, हाँ, ये इनका मेन मकसद था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला तो चीज़ है, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था इन्होंने कहाँ पे स्टार्ट किया था, तो ये मद्रास में स्टार्ट किया था। तमिलनाडु का जो मद्रास क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था। और मद्रास वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र का बम्बई क्षेत्र है, उधर में स्टार्ट किया था। और असम के क्षेत्र में, ये तीनों क्वेश्चन पूछ चुका है कि रैयतवाड़ी कहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो ये मद्रास हो जाएगा इसका आंसर। और कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो असम में स्टार्ट हुआ था और महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने ये कब स्टार्ट किया था, 1792 के करीब में इन्होंने रैयतवाड़ी स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस करके एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू कर दिया दोस्तों। ये अस्थाई, देखिए अस्थाई शब्द से ही पता चलता है, इसमें ये लोग 10 साल के लिए अस्थाई कर देते थे। ये जमींदारी व्यवस्था थी दोस्तों, इसी को हम लोग जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि 10 साल के लिए जमींदारों को खेती दे दिया जाता था। जो ज़्यादा बोली लगाता था दोस्तों, मान लीजिए कि कोई खेत है, उस खेत पर हम गए और बोलेंगे कि हम ज़्यादा टैक्स देंगे तुमको, हम 20 रुपया टैक्स देंगे, और कोई आदमी ज़्यादा था बोलता है कि हम 30 रुपया टैक्स देंगे, तो उसको 10 साल के लिए दे दिया जाता था। जो 30 रुपया जो ज़्यादा टैक्स देगा उसको ये लोग अस्थाई 10 साल के लिए दे देते थे, ठीक है। तो इसी को हम लोग अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। और एक महालवाड़ी व्यवस्था था बंदोबस्त, तो ये महालवाड़ी कहाँ पर स्टार्ट किया था, तो ये जो पंजाब का इलाका है उधर में, और उत्तर प्रदेश जो है यूपी, उधर में ये महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। महालवाड़ी में क्या होता था दोस्तों, एक पूरा जैसे गांव है ना, उसको महाल बना दिया जाता था। और गांव का जैसे आजकल देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था में कि जो गांव का मुखिया होता है, उसी तरह उस समय भी मुखिया होता था गांव का, उसको टैक्स वसूली का जिम्मा दे दिया जाता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से टैक्स वसूलता था और अंग्रेजी शासन को, ब्रिटिश सरकार को वो भेजता था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये लोग, ये कर वसूलने का इन लोगों का नया नया फंडा था दोस्तों। हम लोग आज उसी को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग इस टैक्स के थ्रू हम लोगों का मतलब ये लोग टैक्स ही नहीं वसूलते थे दोस्तों, ये यहाँ के किसानों का, यहाँ के आदमियों का खून पसीना वसूल करते थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे चलिए, हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या होता था, ठीक है। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पूरा जान लीजिए कि अस्थाई बंदोबस्त था दोस्तों, वो 1793 में लागू किया गया था। तो मैंने जैसा ही आप लोगों को बताया कि अस्थाई बंदोबस्त जो है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो ये बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया था, ठीक है। ये 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया जाता था, 10 वर्षों के लिए अस्थाई कर दिया जाता था, किसी जमींदार को दे दिया जाता था। इसको स्टार्ट करने वाला कौन था दोस्तों, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा, देखिए यहाँ पे मैं एक टर्म लिख दिया हूँ कि सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को यह दे दिया जाता था। और इसमें आपको पता है कि जो भी टैक्स वसूला जाता था, मान लीजिए कि आपके खेत में 10 किलो अनाज, 11 किलो अनाज हुआ, तो उसमें से 10 किलो अनाज सरकार ले लेती थी और एक भाग किसान को मिलता था। सोचिए ये कितना ये लोग टैक्स वसूली करते थे दोस्तों, किसानों का तो जान ये लोग निकाल लेते थे, ठीक है। क्योंकि देखिए 10/11 भाग जो है वो सरकार को जाता था, तथा 1/11 भाग किसान को मिलता था। और इसमें एक सूर्यास्त कानून लागू था। सूर्यास्त कानून का मतलब होता है दोस्तों कि अगर जो आपको टैक्स देना है और अगर टाइम पर नहीं टैक्स दिए, मान लीजिए कि आज आपको टैक्स देना है और आज शाम तक आप सूर्यास्त होने तक अगर टैक्स आप लोग भुगतान नहीं किए तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। ऐसा ये लोग कानून बनाते थे दोस्तों, ठीक है। कि सूर्यास्त कानून मतलब सूर्यास्त होने से पहले आपको टैक्स भर देना है, नहीं तो आपका सारा संपत्ति जब्त कर लेंगे। ऐसा ये लोग करते थे, ठीक है। तो ये देखिए अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पूछ चुका है कि ये कितने भूभाग पर लागू था, तो ये मात्र भारत के 19% भूभाग पर ये अस्थाई बंदोबस्त लागू था। तो अस्थाई बंदोबस्त केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये लागू था, ठीक है। तो ये इधर का भाग अगर जोड़िएगा तो मात्र 29% ये भाग होता था, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया
चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अस्थाई बंदोबस्त तो देख ही लिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था, ये इसमें रैयत, किसान को रैयत कहा जाता है, ये आप लोगों को मालूम है ना, किसान जो है उसको रैयत कहा जाता था। ठीक है, किसान को रैयत बोला जाता था। ये 1792 में ये भी स्टार्ट हुआ था, 1792 में। और रैयतवाड़ी कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये मद्रास में शुरू किया गया था। तो इसको शुरू करने वाला कौन था, तो देखिए यहाँ पे दो लोगों का नाम आता है, हेक्टर मुनरो तथा कैप्टन रीड। तो ऑप्शन में अगर दोनों आता है तो दोनों को लगाना है, और नहीं तो कोई दोनों में से कोई एक आता है तो उसको टिक मार्क कर देना है। ठीक है, हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड ने इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया था। ठीक है, सरकार तथा इसमें क्या होता था कि रैयतवाड़ी में कि जो किसान होता था वो डायरेक्ट जाकर सरकार को टैक्स देता था, यानी ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट टैक्स देता था, इसमें जमींदार बीच में नहीं आता था। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये तो जो अस्थाई बंदोबस्त था उससे तो ये अच्छा था कि क्योंकि किसान डायरेक्ट अपना जो भी उनको गुहार लगाना होता था वो सरकार से लगा सकते थे, लगान कम देना है ज़्यादा देना है ऐसा वो कर सकते थे। ये सबसे अच्छा था उस समय के लिए। ठीक है, इसमें जो ज़मीन बेचने का जो अधिकार था, देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन बेचने का अधिकार किसानों को था कि नहीं, तो ज़मीन बेचने का अधिकार इसमें किसानों को था, इसलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पे रख दिया हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए 51% भाग में ये लागू था, भारत का जो भाग था उसमें 51% भाग में ये लागू था। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। देखिए इसमें टोटल आ जाता था, मद्रास हो गया, ठीक है, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर असम का क्षेत्र हो गया, इसमें सारे जगह पर ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हो गया। अब महालवाड़ी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। महालवाड़ी जो बंदोबस्त था तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, ये पहले मैं बताया कि ये पंजाब के क्षेत्र में लागू था, तो ये सही बात है। और इसको स्टार्ट किया था, देखिए ये क्वेश्चन में यही पूछा था कि हॉल्ट मैकेंजी ने इसको स्टार्ट किया था ये महालवाड़ी बंदोबस्त को। ठीक है, ये एक पूरा जो गांव होता था ना, वो पूरा गांव का एक माहौल बना दिया जाता था। हाँ, और उसी महल में एक मुखिया होता था दोस्तों, और उसी को अधिकार था वो टैक्स वसूली करने का, और वो टैक्स वसूल करके डायरेक्ट सरकार को वो पे करता था। तो इस तरह से मुखिया टैक्स वहाँ पे वसूलता था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 30% भूभाग पर लागू था, ये भी चलिए हो गया। यूपी तथा मध्य प्रांत यानी पंजाब वगैरह में ये लागू था। ठीक है, ये भी आप लोग हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में ऐसा पॉइंट जानेंगे कि आप लोग कहीं पे वो चीज़ देखा नहीं होगा दोस्तों। ये किसी बुक में आप लोग को जल्दी नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या देखेंगे आज यहाँ पर खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश में तीन गो बादशाह के बारे में पढ़ना है। पहला था फिरोज शाह खिलजी, ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा है मुबारक शाह खिलजी। इन लोगों से क्या क्या प्रश्न बनता है, खाली प्रश्न ही देखेंगे दोस्तों, ज़्यादा कुछ हम लोग यहाँ पे आलतू फालतू नहीं पढ़ने वाले। तो इन लोगों का थोड़ा सा हम बता देते हैं ताकि आप लोग को ध्यान में रहेगा। देखिए फिरोज शाह खिलजी था ना, ये बहुत मतलब दिल्ली सल्तनत का बोलिए तो ये सबसे वृद्ध मतलब शासक था दोस्तों। मतलब ये 70 वर्ष के उम्र में जाकर के शासक बना था। हाँ, इसी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी का ये चाचा था कौन, फिरोज शाह खिलजी। तो ये क्या किया कि जब फिरोज शाह खिलजी शासन कर रहा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था दोस्तों, तो उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी था, तो अलाउद्दीन खिलजी को इसने दक्षिण भारत में, मतलब ये अपना ये इंडिया है, तो अपना इंडिया का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, दक्षिण में विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी को, फिरोज शाह खिलजी ने भेजा था किसको, अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को, कि जाओ। और इधर में एक जगह था देवगिरी। ठीक है दोस्तों, देवगिरी, तो देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था, और ये अलाउद्दीन खिलजी जाकर के देवगिरी को जीत भी लिया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बीपीएससी में देखिए 3-4 बार मैंने देख लिया है कि ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया तो वहाँ का राजा कौन था, तो वहाँ का राजा जो था वो रामचंद्र देव था। देवगिरी का राजा कौन था, रामचंद्र देव, उसका नाम था रामचंद्र देव। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में आप लोगों को रखना है। ये रामचंद्र देव बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारा एग्जाम में इसके बारे में पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों,
तो बीपीएससी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि देवगिरी का राजा कौन था, तो रामचंद्र देव था। इतना जानना है आपको। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी इतना बदमाश था दोस्तों, इतना बदमाश शासक था कि इसने अपने चाचा को भी नहीं छोड़ा। इसने क्या किया कि उसका जो चाचा था फिरोज शाह खिलजी, तो उसको गद्दी पर से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी, और उसी की एक लड़की थी, उसी के साथ ये इसने शादी कर लिया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा करके पूछ देता है। कभी पूछता है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसका हत्या करके उसकी लड़की से शादी कर लिया। कभी दामाद के बारे में पूछ देता है इधर उधर। तो आप लोग सीधा बात जानिए कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही बदमाश था ये, ठीक है। और ये फिरोज शाह खिलजी के लड़की से इसने शादी कर लिया था, ठीक है। तो इसका ये गंदा हरकत था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे एक और है मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी के बारे में इतना आप जान लीजिए कि जो मुबारक शाह खिलजी था, अच्छा एक चीज़ आप लोग जानिए कि उस समय जो बादशाह बनता था ना दोस्तों, तो वहाँ पे तुर्की में जो सुल्तान बैठता था उससे इन लोगों को परमिशन लेना पड़ता था, सुल्तान से परमिशन लेना पड़ता था इन लोगों को, ठीक है। सुल्तान बोल रहे हैं, खलीफा, जो इन लोगों का जो खलीफा होता था दोस्तों, मुस्लिम शासक, जो मतलब मुस्लिम जो शासन करते थे, उनका जो धर्म प्रधान होता था लोग, खलीफा, उससे इन लोगों को परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन देखिए यहाँ परमिशन अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं लिया, फिरोज शाह खिलजी ने भी नहीं लिया था, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी से क्वेश्चन एक ऐसा बनता है कि ये ऐसा शासक था ना दोस्तों कि इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। ये बोला कि हमको खलीफा से परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही खलीफा हूँ, ऐसा इसने घोषणा कर दिया। तो इसको इस तरह से याद रखिए कि मुबारक हो, आप खलीफा हैं। तो ये इसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। तो इसको इस तरह से याद रखिए कि मुबारक हो भाई आपको, आप तो खलीफा ही हैं, मुबारक हो आपको, ठीक है। तो मैंने भी इसी तरह से आप इसको याद करके रखा हूँ। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि कौन दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक था जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। तो ये कौन था? मुबारक शाह खिलजी। तो चलिए हम लोग इसके एक एक करके इस सब के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीनों का जो फोटो है वो मैं लगा दिया हूँ ताकि फ़ोटो जो है वो दिमाग में बैठा रहता है। ये यहाँ पे फ़ोटो जो है वो पिक्चर से उठाया गया है दोस्तों। हाँ, ये जो आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी का एक पिक्चर आया था पद्मिनी पद्मावती के नाम से दोस्तों। तो राजा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी पद्मावती। तो उसके बारे में भी पूछता है दोस्तों कि जब इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो रानी पद्मावती के बारे में तो नहीं पूछता है दोस्तों, लेकिन यह पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, तो वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक कौन था? तो राजा रतन सिंह, उसका नाम था राजा रतन सिंह, ठीक है। उन्हीं का पत्नी थी रानी पद्मावती। तो उसी पे फिल्म जो बना हुआ आप लोग तो देखे ही होंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग उतना डिटेल नहीं जानते, हम लोग को तो एग्जाम से मतलब है, परीक्षा निकालने से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका यही था जो फिरोज शाह खिलजी है, यहाँ पर देख लीजिए यही फिरोज शाह खिलजी है। ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, इसी की हत्या कर देगा। बहुत ही वृद्ध, मतलब 70 साल की उम्र में ये दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा शासक था, इसको यही बताना है आपको, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके बारे में आप लोग बता ही दिया। और ये मुबारक शाह खिलजी जो था इसके बारे में आप लोग जान ही गए कि इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था कि मैं ही खलीफा हूँ, ठीक है। तो मुबारक हो भाई, आप खलीफा हो। चलिए इस तरह से याद कर लीजिए। तो इसके बारे में और हम लोग देखिए जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में बनता है खिलजी वंश से। तो खिलजी वंश का पहला तो पूछ देता है कि संस्थापक कौन है। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो फिरोज शाह खिलजी। ये फिरोज शाह खिलजी ही खिलजी वंश का संस्थापक हो गया, प्रथम था। हाँ, ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, ये भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब बुक में नहीं मिलने वाला आपको, इसी से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ये एनसीईआरटी बुक में मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध राजा था ये। हाँ, ये 70 साल की उम्र में इसने दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। देखिए यहाँ पे देवगिरी के बारे में बता रहा है दोस्तों कि देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। कौन भेजा था? तो इसका चाचा भेजा था फिरोज शाह खिलजी। उस समय ये दक्षिण भारत का पार्ट था, ठीक है। और देवगिरी का उस समय शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव के बारे में पूछते रहता है। तो बीपीएससी में तो इसको कितना बार, 2-3 बार मैंने क्वेश्चन देखा हूँ, हाँ, कि ये पूछा हुआ है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने
इसे मार डाला तथा इसकी बेटी से शादी कर लिया। किसको मार डाला दोस्तों? तो फिरोज शाह खिलजी को मार डाला, हाँ, और उसी के बेटी से इसने शादी कर लिया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं तो बोलूँगा कि अगर दिल्ली सल्तनत आप पढ़ रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से अगर क्वेश्चन कभी भी पूछता है तो अलाउद्दीन खिलजी से ही पूछता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। तो मैं आप लोगों को बार बार ये बोलूँगा कि अगर दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी को कभी भूलिए मत, इसका सारा पॉइंट याद रखिए। इसलिए देखिए यहाँ पे ये इसने बहुत कर्मात भी किया था, तो वो चीज़ है यहाँ पे आप लोग को देखना भी है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए इसने पहला काम का क्या किया था दोस्तों, ये तो मैं बता दिया कि बहुत ही बदमाश था ये, इतना ही आप याद रखिए। ठीक है, हाँ, तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। हाँ, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस लिए लागू किया था दोस्तों? क्योंकि देखिए ये बहुत ही इधर उधर आक्रमण करते रहता था, तो इसको आक्रमण करने के लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने लागू किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों लागू किया था? तो महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए इसने क्या किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। और एक और टर्म आता है दीवाने मुक्त खराज। ये भी राजस्व व्यवस्था, इसने अपना राजस्व व्यवस्था जो था वो तंदुरुस्त करने के लिए दीवाने मुक्त खराज नामक एक संस्था का स्थापना किया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए। ठीक है, इसने क्या किया दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में इसने पहले क्या होता था, जो सिपाही लोग इसके अंदर काम करते थे उसको ज़मीन जायदाद दिया जाता था, ज़मीन दे दिया गया उसके वेतन के रूप में। लेकिन इसने क्या ये स्टार्ट कर दिया दोस्तों, नगद वेतन देना। इसने नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी की नगद वेतन किसने अपने नहीं, नगद वेतन का नहीं पूछा था, इसने पूछा था कि किसने अपनी सेना को अस्थाई बना दिया था। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसी ने अपने सेना को अस्थाई बना दिया और नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन इससे पूछ देता है कि जो कर का वसूली होता था दोस्तों, ये हाफ वसूली करता था। मतलब पहले क्या होता था कि 1/6 करके कर वसूली होता था, लेकिन इसने सबसे ज़्यादा कर वसूली किया 1/2। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि इसने सबसे ज़्यादा कर 1/2 के हिसाब से आधी पर टैक्स वसूली करता था ये। हाँ, इसी के अंदर एक हिजड़ा था दोस्तों, इसने एक हिजड़ा था, वो बहुत ही शक्तिशाली हिजड़ा था दोस्तों, उसका नाम था मलिक काफूर। हाँ, मलिक काफूर को इसने गुजरात पर आक्रमण किया था इसने, और गुजरात विजय हो गया, और विजय होने पर वहीं पे इसको एक मलिक काफूर नाम का एक वो थर्ड पर्सन मिल गया दोस्तों इसको, और इसके लिए वो बहुत काम करता है। आप लोग फिल्म देखे होंगे तो उसमें आप लोग को इसके साथ एक रहता है, वो उसका नाम मलिक काफूर है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पूछ चुका है। और एक चीज़ पूछता है कि देखिए जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था दोस्तों, तो उधर चाइना के तरफ से आक्रमण होता था, तो चाइना के तरफ से मंगोल लोग आक्रमण करता था, मंगोल। तो मंगोलों से लड़ने के लिए इन लोगों को दिल्ली सल्तनत को सबसे ज़्यादा भय था मंगोलों से, कि मंगोल कब आक्रमण करेगा और दिल्ली सल्तनत को हड़प लेगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि मंगोलों से लड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसी के समय में आक्रमण हुआ था मंगोलों का। तो इसने जफर खां एक व्यक्ति था, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को। जफर खान को इसने भेजा था मंगोलों से लड़ने के लिए, और उधर ही जाकर के ये मारा गया था जफर खान। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। और इसने और क्या किया था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये क्या करता था दोस्तों कि जो भी ज़मीन का कोई माई बाबू नहीं है या ज़मीन ज़्यादा था, इसने बहुत सारे भूमि को हड़प लिया था, चिन्हित कर के और भूमि को हड़प लेता था। तो और उस सब भूमि को खालसा भूमि के नाम से घोषित कर देता। खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि, वो राजा का भूमि हो गया। तो खालसा भूमि की संख्या पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा खालसा भूमि किसके शासनकाल में था, तो अलाउद्दीन खिलजी। इसने बहुत सारा ज़मीन हड़प लिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन कहीं पूछता है तो अलाउद्दीन खिलजी से पूछता है, ये आपने याद रखिएगा। घोड़ा का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने का प्रथा इसने स्टार्ट किया था। जब सैनिक अपना व्यवस्था तंदुरुस्त किया था इसने, तो घोड़े को दागता था ताकि निशान लगा देता था कि ये घोड़ा मेरे सैनिकों का है, ऐसा इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब
अब हम लोग जान लेते हैं मुबारक शाह खिलजी के बारे में। तो मुबारक शाह खिलजी के बारे में तो मैंने एक बताया कि इनसे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे ज़्यादा और कुछ पूछता नहीं है। तो इतना ही याद रखिए मुबारक शाह खिलजी को। मुबारक हो भाई आपको कि आप तो खुद ही खलीफा हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए।